जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आज जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एक वरिष्ठ मित्र पत्रकार शैलेंद्र सिंह जी के साथ, तो वो मुद्दा पहले मैं आपको बता दूं, फिर उनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। वो मुद्दा है कास्ट सेंसस। आज की तारीख में 1947 के बाद क्या ऐसी जरूरत पड़ गई सरकार को कि कास्ट सेंसस लाने की बात आ गई। तरह तरह की बातें होती थी। 1931 में आजादी के पहले इस तरह की कोई कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने, यानी कि डिवाइड एंड रूल उनका मेन पॉलिसी होता था। तो उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, रूल करने की कोशिश की। क्या आज की तारीख में हम भी 1947 के बाद, इतने सालों के बाद आजादी के, हर 10 साल में हम सेंसस करवाते हैं, पर कभी भी हमने जातीय जनगणना नहीं करवाई। सुनने में आया है और जहां तक खबरों में भी है, 1911 तो बहुत पहले की बात हो गई। 2011 में जब कास्ट सेंसस हुआ था, उस वक्त जातीय जनगणना यानी कि सर्वे भी कराया गया, पर उसका रिपोर्ट सामने नहीं आया। ये 2011 का जो एन्यूमरेशन था, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी कि सेंसस, वो 2 साल बाद आया। पर ये जो जातीय समीकरण की बात थी वो सामने नहीं आई। ये यूपीए 2 ने करवाया था 2011 में। तब तक सरकारें बदल गईं। अरुण जेटली का एक बड़ा अच्छा वीडियो में देख रहा था कि कुछ इश्यूज थे, कुछ कंसर्न मामले थे, जात के परसेंटेज बढ़ गए, यानी कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, अपकास्ट की बात करें, क्षत्रिय, भूमिहार, ब्राह्मण, अभिन, क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्ण की बात करें, 4 वर्ण में हम बटे हुए हैं ना सनातनी स्टाइल पे। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इनमें भी हम सब कास्ट आ गए। महाराष्ट्र का एक इक्वेशन आया, एग्जाम्पल आया कि 1931 में 494 कास्ट एनुमरेट किए गए थे, जो जानकारी थी, एनुमरेट नहीं, जानकारी थी, जो 11 तक आते आते 4 लाख चले गए। कास्ट, सब कास्ट, सब कास्ट, सब कास्ट। ये राजनीति का ही देन है कि हम, और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, रिजर्वेशन। हम इकोनॉमी और सोशल बेनिफिट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिकली और सोशली उन लोगों को जो कि डाउन ट्रॉडन हैं, वर्ड्स डाउन ट्रॉडन कोट एंड कोट, जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो फिनेंशियली या सोशली उस लेवल तक नहीं आए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए हमने ये कोशिश करी। और रिजर्वेशन एक शब्द आया कि हम जॉब में, स्टडीज में रिजर्वेशन देंगे, पर एक स्लैप आया, आया कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में सेंसस जब 2025 में अनाउंस हुआ है कि सेंसस के साथ जातीय जनगणना भी होगी। ये कब होगी, कितने सालों में इसका रिपोर्ट आएगा, या आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2011 का अभी तक नहीं आया है जो सर्वे का रिपोर्ट था। खैर, आगे देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा रिजर्वेशन पे। क्या आज की तारीख में जो देखा जा रहा है, थोड़ा सा समय शैलेंद्र जी लूंगा मैं आपका। आज की तारीख में जो देखा जा रहा है, एक आदमी रिजर्व्ड सीट पे अपने कास्ट बेनिफिट्स को लेकर आ जाता है, वो आईएएस, आईएफएस, आईएपीएस ब्यूरोक्रेसी में आता है, या फिर कॉर्पोरेट में एक लेवल पे आ जाता है, पर उसके बच्चों को भी रिजर्वेशन जनरेशंस को मिलता रहता है। क्या ये वाजिब है? क्या इसी तर्ज पे हम इस कास्ट सेंसस को लेकर आएंगे? क्या मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में भी हम कास्ट खोजने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हिंदू की बात हम कर रहे हैं? जी शैलेंद्र जी, आपके पास आता हूं इसके जवाब के लिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है। आज हम जो कहते हैं ना सवर्ण फॉरवर्ड, वो इस बात का डिमांड करता है कि हमारा रिजर्वेशन क्यों ना हो। जो बैकवर्ड्स ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, एक बार रिजर्वेशन मिल गया, ऊंचे पद पे चले गए, फाइनेंशियली साउंड हो गए, इकोनॉमिकली साउंड हो गए, क्या उनको रिजर्वेशन की जरूरत है उनके बच्चों को? क्योंकि इकोनॉमिकली, सोशली साउंड है, एजुकेशनली साउंड है। आज हम सेंसस, जनगणना की बात करके, जानतीय जनगणना की बात करके फिर उसी मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उस मौके पे जहां देश को पहलगांव पे 26 टूरिस्ट को ट्रिब्यूट देना चाहिए। जी शैलेंद्र जी, आपका बहुत समय ले लिया, अब आप डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या है मुद्दा। कास्ट सेंसस, पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल मोटिव्स। जी सर। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार जो दबाव बना रही थी, अब सिचुएशन ये है कि बीजेपी की सरकार है। दो चीजें हैं, एक तो पहलगाम अटैक, हालांकि उसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पे तरह तरह की बातें चल रही हैं, सरकार भी संजीदा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है इस मुद्दे आखिर इतने जल्दबाजी में, क्योंकि इसके पहले तक सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन अब चूंकि ऐसा समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भूमिका होती, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है बीजेपी में, वो कई बार पेंडिंग में चला गया और इस बार एक बार फिर से, इसके बाद जैसे आतंकी हमला हुआ, उसके बाद उस पहलगाम आतंकी हमले को बताते हुए कि चूंकि इसकी वजह से चुनाव और डिले कर दिया गया। अब इसको समझने की जरूरत यह है अजय जी, कि आखिर जब विपक्षी पार्टियां लगातार मांग कर रही थी, उस दौरान बीजेपी ने इसे नहीं माना। तो ऐसे में लोगों का मानना है, लोगों का मतलब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनसे बातचीत होती है, उनका साफ तौर पर मानना है कि दरअसल जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर विपक्ष में उभर कर आई, उस दौरान ये बीजेपी की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, लगातार बयानबाजी की जा रही थी कि गांधी परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आगे किया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में अब बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोचती नजर आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कहीं विपक्ष को वो एक बड़ा मुद्दा न दे दे, और यही वजह है, माना जा रहा है कि इस मुद्दे से भटकाने के लिए ये जातिगत समीकरण को सामने लाया गया है, जातिगत जनगणना को सामने लाया गया है। जबकि जातिगत जनगणना की अगर बात करें अजय जी, तो स्थिति ये है कि जनगणना तो हर 10 साल में होते गए, लेकिन जातिगत जनगणना की ये पहली बार बात हो रही है कि जातिगत जनगणना हुई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो तमाम ऐसे, क्योंकि आने वाले समय में अभी पहली चीज तो ये है कि इनका ये निर्धारित नहीं है कि कब जातिगत जनगणना होगी, कब तक इसका रिपोर्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, ये भी डाउटफुल है। स्थिति ये है कि आज के समय में ओबीसी, क्योंकि जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं उसमें ओबीसी समाज को ऐसा माना जा रहा है कि ओबीसी समाज को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब ओबीसी के नेताओं का मानना है कि उनके पॉपुलेशन में वो 52% से ज्यादा है। तो ऐसे में राजनीतिक, वो ये मानते हैं कि उन राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति जानने के लिए जनगणना जरूरी है जातिगत। लेकिन जातिगत जनगणना क्या सक्सेस हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे बीजेपी माफ कीजिएगा ओबीसी समाज के लोग हैं जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम ओबीसी में हैं लेकिन हमें एसटी में चाहिए। तो अगर आप किसी प्रतिनिधि को जनगणना के लिए भेजेंगे, आज तक हमने यही देखा है ना कि प्रतिनिधि डोर टू डोर विजिट करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनका कास्ट पूछते हैं, यही होता रहा है। तो अब आने वाले समय में जब ये जनगणना होगी तो कोई भी XYZ ओबीसी बंदा सही बताएगा कि मैं ओबीसी में ही हूं या एसटी का हूं, ये कैसे साफ होगा? तो आने वाले समय में जो भी आंकड़े इनके पास आएंगे वास्तव में वो कितने सही होंगे, क्योंकि अभी तक
जो माना जा रहा है कि यूपीए 2 में जो जनगणना करवाई गई थी, चूंकि वो जनगणना के साथ वो करवाई गई थी, लेकिन उसको ऑफिशियल ना मानते हुए उसको डिक्लेयर नहीं किया गया, बताया गया कि वो ऑफिशियल नहीं है या और दूसरे रीजन बताए गए। लेकिन अब आने वाले समय में क्या वास्तविकता होगी, क्या वास्तव में लोगों के पास जब जनगणना के प्रतिनिधि पहुंचेंगे तो वो सही जानकारी दे पाएंगे या देंगे भी, ये भी डाउटफुल है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में देखिए बिहार चुनाव है, इसके बाद 2029 के चुनाव है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दरअसल एक चुनावी मुद्दे को भुनाने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है उसको लेकर कहीं किसी तरह का मुद्दा जो है विपक्ष के हाथ में लग जाए, इसको देखते हुए इस तरह की चीजें जो है वो की जा रही, जहां तक बात समझ में आ रही है ये जातिगत जनगणना की। जी मेरा ये कहना था कि महाराष्ट्र का मैं एक रिपोर्ट दे रहा था सर्वे का 1931 का, जो मैंने आपको पहले भी रेफर किया था। 494 जाति। आज की तारीख में अगर आप देखें तो जाति उसका सबकास्ट, क्योंकि पॉलिटिकली हर वर्ग खड़ा हो जाता है कि हम अलग हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो अपर कास्ट में आप ऊपर आ जाते हैं तो राजपूत, क्षत्रिय जिसको कहते हैं, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, उसी तरह से ब्राह्मणों में भी कैटेगराइजेशन है, क्योंकि हर कोई हर वर्ग में कहीं ना कहीं से जोड़कर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और जो कि राजनीतिक फायदा है जिसको कहते हैं, और राजनीतिक पार्टीज उनको प्रोपगेट या पुश करती है कि आप अपने एक वर्ग को, एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को लेकर सामने आए, शायद आपको हम अपना नेता बना लेंगे और टिकट भी दे देंगे एमएलए, एमपी और एमएलसीज के लिए। तो बंदा जो है वो खड़ा हो जाता है वर्ग में ही वर्गीकरण, कास्ट में ही कास्टिज्म, सब कास्ट उसका कास्ट। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि हम जब सेंसस करेंगे, इनुमरेशन करेंगे पॉपुलेशन का, और उनसे पूछेंगे कि आपका जात क्या है, क्या वो बताएंगे कि मैं क्षत्रिय हूं? आपको नहीं लगता वो कहेंगे कि क्षत्रिय चंद्रवंशी, क्षत्रिय सूर्यवंशी, या फिर बैकवर्ड में कम से कम मैंने जो देखा है 100 से ज्यादा सब कास्ट, तो वो सब कास्ट को भी हम लेंगे या सिर्फ मान लेंगे कि वो ओबीसी है? ईबीसी में भी इस तरह के कास्ट बड़े पड़े हैं, सब कास्ट, तो हम वो भी एनुमरेट करेंगे कि ये इस कास्ट के हैं, कोई बढ़ई है, कोई मोची है, कोई कसाई है, कोई पासी है, इस तरह से हम एनुमरेट करेंगे। उसी तरीके से माइनॉरिटी या मुस्लिम्स में हम आएंगे तो क्या हम उसी तरह से एनुमरेट करेंगे? क्योंकि आज की तारीख में कुछ राज्यों में जो शेड्यूल कास्ट के लोग कन्वर्ट हुए और उन्होंने एम्ब्रेस किया इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, तो वो एक तरफ रिजर्वेशन के फायदे के लिए, इकोनॉमिक जिसको कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए उन्होंने अपना कास्ट मेंटेन किया, जबकि इस्लाम में ये कैटेगोरिकली क्लियरली कहा जाता है और कहा हुआ है कि इस्लाम में कोई भी कास्ट नहीं हो सकता, इस्लाम में कोई कास्टिज्म नहीं है, इस्लाम में कोई डिफरेंसेस नहीं है किसी दो बंदे में कास्ट के बेसिस पे। क्रिश्चियनिटी में भी यही कहा गया। तो जब हम एन्यूमरेशन करेंगे, पॉपुलेशन का सेंसस लेंगे, तो क्या मुस्लिम क्रिश्चियंस को भी हम कास्ट? हिंदू की बात आप छोड़ दे, हिंदू में तो 4 वर्ण हैं, अब उनको वर्णों में हम सब कास्ट और सब कास्ट में बांटते चले जाएंगे। तो आज की तारीख में देखा जाए, जो मेरी जानकारी आती है, कम से कम 40 लाख से ज्यादा जातीय, उपजातीय, उनका सब्सिडियरीज पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए सामने खड़ा है। इज इट नॉट अ हार्ड टास्क? कैन इट बी डन? शैलेंद्र जी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और आज की तारीख में कास्ट सेंसस की बात करके भारतीय जनता पार्टी या संघ, क्योंकि
इस सीसीपीए के अनाउंसमेंट के पहले आपके नागपुर से मोहन भागवत जी आते हैं दिल्ली, पहली बार प्रधानमंत्री के आवास जाते हैं, मिलते हैं, और उसके दूसरे दिन कास्ट सेंसस की बात आती है, जब पूरा देश इंतजार कर रहा था पहलगांव पे कोई निर्णायक डिसीजन का। और सवाल क्या उठता है कि क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर? क्या संघ ने मोदी जी को कहा कि आप कास्ट सेंसस बढ़ा दीजिए, कास्ट सेंसस पे आप बोल दीजिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पे शांत हो जाएंगे? क्या ऐसा भी कोई बात है क्या? क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी संघियों की, भारतीय जनता पार्टी की। और राजनीति पे मैं आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहता, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं सच्चाई आपके, और आप जो सुनते हैं या जो सोर्स बेस्ड है वो क्या है। जी शैलेंद्र जी। देखिए, साफ तौर पर मोहन भागवत जी की जो मुलाकात हुई मोदी जी से, तो ऐसा आप आज की बात नहीं, आप पहले से देखते आए हैं कि संघ और बीजेपी हमेशा पैरेलल चले हैं। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते हैं, उनकी बातों को, संघ की बातों को बीजेपी खारिज नहीं कर पाती है। तो आज भी स्थिति ये मानी जा रही है, लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरह से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जातिगत जनगणना की बात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं ये संघ का उसमें कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को समर्थन रहा है। बिना संघ के समर्थन के बीजेपी ऐसे मुद्दे को आगे नहीं ले जा सकती, और यही वजह है कि अब बीजेपी जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाकर, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा बिहार और कर्नाटक, इन दो जगहों पर जातिगत जनगणना हुई है, और बीजेपी उन्हीं चीजों को आधार बनाकर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो मांग करती रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की सहयोगी पार्टियां मांग करती रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब जातिगत जनगणना को लेकर जब विपक्षी पार्टियां, जब साथ की पार्टियों में ही इस तरह की स्थिति पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसका अपना एक मजबूरी बन जाती है कि उस चीज को आगे बढ़ाए। हालांकि बिना संघ के प्रस्ताव या बिना संघ के समर्थन की ये चीज मुश्किल थी, और ऐसा माना जा रहा है कि भागवत जी की और मोदी जी की मुलाकात के बाद ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, जैसा आपने जिक्र किया 494 सबकास्ट, ये 494 सबकास्ट तब रहे हैं, और अब न जाने कितने और सबकास्ट बढ़ गए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं XYZ किसी कास्ट की, तो उस XYZ के कास्ट में कितने सब कास्ट हो अभी तक ये भी डिसाइड नहीं किया गया है कि वास्तव में ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा, या ओबीसी समाज के जो अलग अलग सब कास्ट हैं उन्हें भी कैटेगराइज किया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोग आज भी अपने आप को ओबीसी समाज से जुड़े होते हुए भी अपने आप को ऐसा एक बड़ा तबका है, बड़ा पॉपुलेशन है जो मानता है कि वो एसटी कैटेगरी में है, वो एसटी कैटेगरी में है। तो ऐसे में ये कैसे मान लिया जाए कि अगर मैं मान लीजिए ओबीसी समाज से हूं, मेरे पास आप बतौर प्रतिनिधि बन के आते हैं सेंसस का, तो क्या जो जानकारी मैं दूंगा वो सही दूंगा? उसको सत्यापित करने के लिए आपके पास क्या मशीनरी है? जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसी हर्डल्स हैं, ये ऐसी दिक्कतें हैं जो सेंसस के समय जातिगत जनगणना के दौरान सामने आएंगी, और सबसे पहले इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब ये सब चीजें आने के बाद सबसे बड़ी चीज है कि क्या जिस तरह से पिछली जनगणनाएं हुई थी और उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई, तो क्या आने वाले समय में बीजेपी या जो भी गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट में रही जो भी पार्टी, तो क्या उन आंकड़ों को जारी कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में क्योंकि पिछली सेंसस रही है, लोगों ने उसका एक्सपीरियंस देखा है, तो ऐसे में आज की जो स्थिति बनी हुई है, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव दिख रहे हैं
उस चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने ये डिसीजन लिया है ताकि चुनाव में इन ओबीसी की माफ करिएगा, जो जातिगत जनगणना की बात चल रही है उसके थ्रू उन लोगों के वोट को भुनाया जाए, क्योंकि आरोप लगता रहा है कि बीजेपी पर कि ओबीसी समाज के लोगों का वोट तो लेते हैं लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि लगातार विपक्ष पार्टी जो है वो मांग कर रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और उसको लेकर अब बीजेपी ने स्टैंड क्लियर किया है कि आने वाले समय में जनगणना होगी, लेकिन अभी तक ये समय नहीं तय किया गया है ये कब होगा कैसे होगा। तो जाहिर तौर पर ये समझा जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार चुनाव भी है, और बिहार चुनाव के बाद सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो 2029 का है। तो ऐसे में लोग मान कर चल रहे हैं कि ये भी एक किसी तरह का एक पिटारा खुला है, और आने वाले समय भी ये पिटारा भी बंद होगा। जी नहीं, मेरा कहना है जो आपने उठाया कि लोगों का ये कहना था कि ये सरकार ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की चिंता नहीं करती है, तो आज की तारीख में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी से हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। फिर कहाँ ये सवाल उठता है? हमने तो हर चीज़ वो इस देश में कभी भी कास्ट बेसिस पे सारी चीज़ें होती नहीं है आमतौर पे, पर ये कास्ट सेंसस कराकर, क्या मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, क्या आप मुसलमान, इस्लाम, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो आप एन्यूमरेट करते हैं, परसेंटेज देते हैं कि इनका इतना परसेंटेज है, इनका इतना परसेंटेज है, जैसे कि 13 समथिंग परसेंटेज मुस्लिम्स, 2 समथिंग परसेंटेज क्रिश्चियंस, क्या उनमें भी आप डिवाइड करेंगे कि इस मुस्लिम परसेंटेज ये है, इनमें ये कैटेगराइजेशन है, ये कसाई है, ये माली है, ये धोबी है, कन्वर्ट की बात नहीं, इस्लाम जब कबूल कर लिया तो वो मुस्लिम है। कास्ट वाइज, सब कास्ट वाइज, जैसे हिंदुओं में आप करेंगे, क्या मुसलमान और क्रिश्चियनिटी में भी आप करेंगे? या फिर राजनीतिक कारणों से आप सिर्फ हिंदुओं को बांटने की कोशिश करेंगे, या फिर ओबीसी या राजनीतिक फायदा लेने के लिए अपने रीजनल पार्टीज को खुश रखने के लिए इलेक्टोरली आप इस तरह का निर्णय लेकर आए हैं, जिसका मुझे लगता है कि कम से कम 2 साल तक तो इसका रिपोर्ट आना नहीं है, तैयार होने में भी 2 साल तो लग जाएंगे, शायद रिपोर्ट 2011 की तरह ना भी आ पाए। तो फिर इस तरह का अनाउंसमेंट करने की जरूरत मोदी सरकार को क्यों पड़ी? क्या ये संघ का उनको कान में फुसफुसाना था कि अगर आप अध्यक्ष पद पे हमारी बात नहीं मानते हैं तो इस बात को अनाउंस कर दो, मैं अध्यक्ष पद के लिए आपको खुला छूट दे रहा हूं, आप जिसको बनाना चाहो अध्यक्ष बना सकते हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? ये मेरा सवाल है, जो लोग पूछते हैं मैं आपके पास रखता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, समय समय पर राजनीतिक पार्टियां इस तरह के मुद्दों को भुनाती रही हैं, और बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में इनका निश्चित था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, और हर बार एक बीजेपी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चुनाव के बाद इनका अध्यक्ष बदलता है, ये स्थिति रही है। लेकिन इस बार जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो काफी लंबा खिंचा है, और इसको लेकर संघ बार बार बीजेपी को यह कह रहा था कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया जाए। इसको लेकर, क्योंकि अब इनके बीच में क्या स्थिति बनी इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मुलाकात के बाद ये साफ हुआ कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही रहेंगे अगले चुनाव तक, ये साफ हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की जो कोशिश है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संघ का समर्थन इसमें बीजेपी को प्राप्त है, क्योंकि हो हल्ला, अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो हो हल्ला करने वाली हैं इनके अध्यक्ष पद को लेकर। तो ऐसे में क्योंकि एक शिगुफा ये छोड़ दिया जाए, एक सेंसस वाला, जातिगत जनगणना वाला, तो ऐसे में विपक्षी पार्टी, आप देखिए, जब बीजेपी ने, जब सरकार ने अनाउंस किया, जातिगत जनगणना की बात कही, उसके बाद तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्रेडिट लेने की होड़ में आगे मच गई, चाहे वो
जो चाहे वो राहुल गांधी की कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे तमाम दल हो, वो आगे आगे होड़ लेने में कि ये हमने हमारी लड़ाई का फल है। लेकिन जो दूसरी चीज आपने कही कि मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी की बात कही आपने, एक चीज समझ लीजिए कि ये मुस्लिमों में भी, क्रिश्चियंस में भी एक अपर वर्ग है और एक निचला वर्ग है। तो ऐसे में अब बीजेपी ये सिर्फ हिंदुओं का सेंसस करेगी या उसमें मुस्लिम और दूसरे भी जो कास्ट है, जो क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं आप, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन को भी शामिल करेगी, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जो इसमें अलग अलग सब कास्ट हैं, जब तक उन सब कास्ट को लेकर कोई उनका टेबल या कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता तो तब तक इनका सेंसस पूरा नहीं होगा। लेकिन सवाल वही फिर से कि ये हजारों की तादाद में सब कास्ट हैं, तो उन्हें कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी। अब लोगों का सिर्फ आज के समय में अगर राजनीतिक गलियारों की स्थिति अगर हम भापना चाहें तो साफ तौर पर जो विश्लेषक हैं ये मानते हैं कि चूंकि आने वाला समय चुनाव का है, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का मुद्दा था और यही वजह है कि इन दोनों मुद्दों को लेकर बीजेपी ने अपना एक जातिगत जनगणना का कार्ड खेला है ताकि लोग उस चीज को लेकर अब इस पे आ जाएं। जी, आपने बहुत कैटेगोरिकली चीजों को सामने रखा है हमारे व्यूअर्स के लिए, और बहुत कैटेगोरिकली आपने ये भी कह दिया कि ये जनगणना की जो बात है एक सगुफा है। चुनावी माहौल में अध्यक्ष पद, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई थी, उससे लोगों को भटकाने की, यानी कि मीडिया को भटकाने की और पहलगांव के मुद्दे पे लोगों को भटकाने की। खैर, समय के साथ हम इंतजार करेंगे कि जातीय जनगणना का वाकई कैसे ये करवा रहे हैं, किस मॉड्यूल पे, और क्या इनकी सोच है, उस पे कैटेगोरिकली ये कब तक सामने आते हैं, पहलगांव पे क्या ट्रिब्यूट होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कब तक बनता है। अच्छा लगा आपसे बात करके शैलेंद्र जी, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।